हेलो बच्चों, हरियाणा सीईटी परीक्षा हेतु मैथ्स के कुछ मिक्स प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ। ये प्रश्न अप्रैल 2022 के दौरान आयोजित सीजीएल प्री परीक्षा 2021 से लिए गए हैं। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा। तो इसमें आप सीधा ले लीजिए कि जो घन का आयतन यानी 8 का आयतन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 का क्यूब, और जो पानी जो आयताकार कंटेनर में उसकी सतह का जो क्षेत्रफल है वह है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उससे हम ऊंचाई निकाल लेंगे। तो जो आयताकार कंटेनर है उसमें जो बड़े हुए पानी का आयतन हो जाएगा उसकी लंबाई यानी कि 16 गुणा में उसकी चौड़ाई 8 और गुणा में ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है वो h मान लीजिए, और ये बराबर हो गया 8 के क्यूब के बराबर। तो इससे आप h निकाल लीजिए। तो h बराबर कितना आ जाएगा आप ज्ञात करोगे जब 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न 2 करते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को तो हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। 11:13 आय का और व्यय का है 9:11। तो इन दोनों में कितना कितना अंतर है, 2:2, 2:2 का अंतर है। और वो किसके बराबर है, 4,000 रुपये। यानी जो आय का 2 अनुपात है वो 4,000 के बराबर है, और यही हमने ज्ञात करना था। इनकी आय का अंतर 11 और 13 का कितना है, 2 अनुपात, तो 4,000 रुपये आ गया हमारा। यही उत्तर होगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर बेसिक से इस प्रश्न को करें तो उनकी मासिक आय को हम 11x और 13x मान लें। तो ए की आय 11x, उसमें से उसके जो बचत है 4,000 वो घटा दें आय में से, तो उसका व्यय आ गया। ऐसे ही बी की जो मासिक आय है 13x, उसमें से उसका व्यय घटा दे 4,000, तो ये क्या आ गया, बी का व्यय। और इनके व्यय का अनुपात कितना दे रखा, 9/11। अब आर पार की गुणा करके आप x की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपये। जबकि जो उनकी आय में अंतर है वो कितना है, 11x और 13x में 2x के बराबर है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या 2, 3, a, 6, 8, b ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाजित लेकिन 9 से विभाजित नहीं। तो कोई भी संख्या 3 से विभाजित होती है या 9 से विभाजित होती है जब उस संख्या के अंकों का योग भी 3 या 9 से विभाजित हो जाता है। तो अब हमने सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक रखिए यानी 9। तो ये संख्या क्या बन गई, अब 2, 3, 9, 6, 8, और b है जो उसके स्थान पर अब हम ऐसा अंक रखें कि ये 3 से तो विभाजित हो जाए लेकिन 9 से न हो। तो इसके लिए फिलहाल जो हमारे पास 5 ज्ञात अंक है उनका जोड़ कितना आ रहा है, 28। तो बी की जगह हम क्या रखें कि जो जोड़ है वो 3 से विभाजित हो जाए और बड़े से बड़ा रखें। तो 9 रखेंगे तो 28 और 9 37 हो जाएगा, वो तो जोड़ 3 से भाग नहीं होता। तो 8 रखेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 रखने पर 3 से तो भाग हो रहा है जोड़, लेकिन फिर वो 9 से भी विभाजित हो रही है, तो इसलिए 36 नहीं रख सकते। तो अब अगला क्या रखें, हम 33 लाएं हम 3 से विभाजित के लिए। तो बी की जगह क्या रखेंगे, 5। तो यहाँ पर 5 रखेंगे हम। तो संख्या क्या बन गई, 2, 3, 9, 6, 8, 5, यानी ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम बजाय शॉर्टकट के बेसिक से ही करते हैं कि उनके दोस्तों का औसत भार x मान ले, 3 दोस्त है उनका, तो कुल भार हो जाएगा 3x। और इसका जो भार है पी का वो इनके औसत भार से, 3 दोस्तों के औसत भार से 4 अधिक है, तो x जमा 4 हो जाएगा। और इन सभी चारों का भार, औसत भार 55 है, तो कुल भार कितना हो जाएगा, 55 गुणा 4 यानी 220। तो इससे हम x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x बराबर आ गया 54। तो ये तो जो 3 दोस्त है उनके औसत भार हो गया, जबकि p का भार है इनकी 3 दोस्तों के औसत भार से 4 अधिक है, यानी 54 जमा 4 58। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आएगा। पांचवा, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5,082 है, वह राशि ज्ञात करो। तो देखिए हम राशि 100 रुपये मानकर करते हैं।
अब अगर 100 रुपए को 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो पहले साल का ब्याज 10 रुपए और अगले का भी साधारण ब्याज तो 10 रुपए बनेगा। अब दूसरे साल में जो पहले साल का 10 रुपए ब्याज है, इस पे 10% यानी 1 रुपए और ब्याज मिलेगा, तो कुल कितने हो जाएंगे 2 वर्ष के अंत में 121 रुपए। यानी कि जो प्रभावी ब्याज दर हुई वही 21% हो गई, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। अब 121 को अगले 2 वर्ष के लिए हम लगाएं, क्योंकि 2 वर्ष बाद ये जो 121 रुपए 2 वर्ष के बाद का मिश्र धन है वो अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन बन जाएगा। तो इसका 10% निकालेंगे तो 12.1 और फिर इसका 10% साधारण ब्याज ले रहे हैं 12.1 और जो ये 12.1 रुपए इसका 10% ब्याज और मिलेगा। तो 12.1 का 10% निकालेंगे तो 0.1 स्थान और आगे आ जाएगी, यानी 1.21 हो जाएगा। और यही जो आया वो ब्याज का अंतर आएगा इन 2 वर्ष और 4 वर्ष में 100 रुपए पर। तो इनका आप जोड़ कर लीजिए तो 12, 12, 24 और 1, 25 और 10 और 10, 20 और 21, 41, 25.41 आया, यानी 25.41% है जो मूलधन का वह दे रखा है 5,082। 25.41% जो मूलधन का है वो दे रखा है कितना 5,082। तो 1% कितना हो जाएगा 5,082 बटे में 25.41 और 100% कितना हो जाएगा गुणा में 100। तो दशमलव हटाने के लिए इसका यदि हम हटाएं तो ऊपर 2 जीरो और लगा ले, 100 से गुणा करें तो अब दशमलव हट गई और ये पूरा पूरा 2 पे कट रहा है और अब 10,000 गुणा 2 यानी 20,000। इसका उत्तर आ गया ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपये, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो 400 का 10% छूट मिली पहली, तो 400 का 10% 40 रुपये कम हो गए, तो वह वस्तु कितने की पड़ी 40 रुपये कम होने के बाद 360 पर। अब एक और छूट मिली है जिसके बाद यह कितने में पड़ रही 216 में, तो 360 में से 216 घटा ले तो कितनी छूट आई 144 रुपये की छूट और मिली है। तो वही अब हमने ये याद करना है कि 144 रुपये वो 360 का कितना प्रतिशत है और वही एक्स का मान है। तो 144 बटे 360 गुणा में 100। अब आप काटिए, थोड़ा काटने के लिए आप कैलकुलेशन पर अगर ध्यान देंगे तो आप इसे बहुत जल्दी काट सकते हैं। 0 से 0 और 36 चौके 144 होता है, तो 10 चौक 40%। इसका सही उत्तर आ गया। नहीं जो दूसरी छूट थी X% की उसका मान क्या है 40। सातवां सवाल, एक काम को इसमें ए प्रिंट नहीं हुआ, एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, तो ए 16 दिन में करता है और बी 12 दिन में। तो एलसीएम लीजिए आप 16 और 12 का 48 यूनिट काम मान लीजिए। तो ए 16 दिन में 48 यूनिट कर रहा है, तो रोज की कितने यूनिट करेगा 48 बटे 16 3 और बी 48 बटे 12 4 यूनिट करेगा। अब उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया है, तो एक दिन में 3 और 4 7 यूनिट करेंगे, तो 4 दिन में कितने करेंगे वो 728 यूनिट उन्होंने 4 दिन में मिलकर की। बाकी बची जो 20 यूनिट वो ए तो चला गया और बी ने किए। बी अब रोज 4 यूनिट करता है, तो 20 यूनिट को कितने दिन में करेगा 5 दिन में, तो 5 दिन और काम किया उसने। तो कुल मिलाकर बी ने कितने दिन काम किया 4 दिन तो ए के साथ मिलकर और 5 दिन ये अकेले काम समाप्त किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी 9 दिन। दो संख्याओं को लघुत्तम समापवर्त है, उनके महत्तम समापवर्तक का 56 गुणा है। मतलब लघुत्तम और महत्तम का अनुपात कितना है, जो महत्तम समापवर्तक 1 माने तो लघुत्तम समापवर्तक उसका 56 गुणा है, तो 56 हो गया। ये अनुपात हो गया उनके महत्तम और लघुत्तम में। उनके HCF और LCM का योग 1710 है। जो उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है उसका जोड़ 1710 है। तो इससे अब हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। तो HCF कितना हो गया 1710 गुणा में HCF का अनुपात कितना है 1 बटे में अनुपात योग 57। अब आप 57 दिए 171 होता है, यानी 30 आ गया HCF। और LCM है इसका कितना गुना है 56 गुना, तो 30 गुणा में 56 को 30 से गुणा करोगे तो 1680। ये आ गया LCM। अब दोनों संख्याओं में से एक संख्या 240 दी है, तो दूसरी संख्या कौन सी है ज्ञात करना हमने। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है उनका LCM गुणा HCF। LCM और HCF की गुणा कितनी है 1680 गुणा 30, और ये किसके बराबर होगी दोनों संख्याओं गुणा के बराबर।
तो जो एक संख्या में गया था वो अपोन में चली जाएगी 240, और दूसरी संख्या निकाल लेंगे 0 से 0, और फिर इसको इससे काटेंगे आप तो 7 पे पूरा पूरा कट रहा है, तो 30 7 210, इसका यही सही उत्तर होगा। नहीं, और फिर क्या ज्ञात करना था, दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, तो 1680 गुणा 29, कहाँ गलती हुई है देखिए एक बार, 0 से 0 काटा, 7 210 सही है ये, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 210। तो ये थे आज के 8 प्रश्न। धन्यवाद।